हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एमसीक्यू की दूसरी क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम अपने मॉड्यूल को ही देख रहे हैं। अभी मॉड्यूल पहले कंप्लीट करेंगे एंड फिर जो हम हमारा एमसीक्यू बैंकर्स है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मिलता है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ मॉड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जिसके अंदर हम प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ और सिंगल एंट्री वाला टॉपिक देख रहे हैं। ये इसके मैंने एमसीक्यू खोल लिया है। पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो पेज नंबर यहाँ पर है 270 पेज नंबर है। इसके कुछ एमसीक्यूज है, लगभग 10 एक एमसीक्यू है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। एनपीओ चैप्टर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से और आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर से। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ अ क्लब, एक क्लब जो होता है दोस्तों वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो उसको क्या कहा जाता है? खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम रह गई, तो डेफिशिएट कहा जाता है। और अगर इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम होते हैं तो उसको सरप्लस कहा जाता है। तो ऐसे केस के अंदर इधर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, डेफिशिएट कहा जाएगा। ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट on revision of salary of employee, the arrear of salary relating to the past year payable in a current year। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ हम रिवीजन कर रहे हैं सैलरी का, मतलब सैलरी बिल्कुल शुरू से बना रहे हैं। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक एम्प्लॉय हो, पिछले 2 साल से कंपनी पे काम कर रहे थे और आपकी सैलरी 20,000 रुपये करी जा रही है। 20,000 रुपये थी 2 साल से। करंट ईयर में आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, अब उसको करी जा रही है 22,500 रुपये। अब ये 22,500 कब से करी जा रही है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करी जा रही है। मतलब जब से आपने ज्वाइन करा था तब से आपकी सैलरी 22,500 हो गई। अब 2 साल आपको 20,000 मिले, अब 2 साल आपको 20,000 पड़े और आपकी सैलरी जो बढ़ाई जा रही है वो करंट ईयर से नहीं बढ़ाई जा रही, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाई जा रही है। जब से आपने ज्वाइन करा तब से 22,000 पे काउंट किया जाएगा। तो कुछ एरियर आएगा 2 साल का। कहता है वो एरियर हमने करंट ईयर में पे करा। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 20,000 पे आपको सैलरी दी जा रही थी और सैलरी 22,500 कर दी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अब सैलरी अगर पहले दिन से ज्वाइन करेंगे तो 22,500 मिलनी चाहिए थी, आपको 20 मिली। तो 2,500 आपको 2 साल तक 24 महीने तक मिली, 60,000 पे आपका एरियर रह गया। वो 60,000 का एरियर अगर हम करंट ईयर पे करेंगे तो दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम्स। ये सर एक ऑर्डिनरी आइटम है, एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है। भाई अगर मेरी कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी रह जाती है और उसको मैं करंट ईयर पे करता हूं तो ये कोई डिफरेंट आइटम थोड़ी हो गया, ये तो नॉर्मल है। तो कहता है क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? नहीं दोस्तों, अगर आप कोई सैलरी जो पिछले पास्ट ईयर में रह गई थी, आउटस्टैंडिंग थी, और आप उसको करंट ईयर में पे करते हैं तो ये एक ऑर्डिनरी आइटम है, बट इसको अलग से डिस्क्लोज कर देना। ऑर्डिनरी आइटम रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी बढ़ाई थी जिसकी वजह से एक आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है, उसको हम करंट ईयर में पे कर रहे हैं। दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम्स, बट हम अलग से डिस्क्लोज करके आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बताऊं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी एक तरीके का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी इनकम स्टेटमेंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको पता है जितनी भी एनपीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका इनकम स्टेटमेंट का नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी विल बी द राइट आंसर। कहता है इनमें से कौन सी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अपीयर नहीं होती है? कैपिटल। बाकी तीनों तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे और इनकम आता है। कैपिटल खर्चे और इनकम है नहीं, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इसलिए वो बैलेंस शीट में आएगा। तो कैपिटल ही एक ऐसी चीज है जो पी एंड अकाउंट में अपीयर नहीं की जाती। भाई अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट 2 जगह पर होता है, याद हो आपको। सर कहां पर होता है? पहला इफेक्ट होता है पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर सैलरी में से ऐड कर देना, एक इफेक्ट ही हो गया। और दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पर आएगा? कहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? भाई लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। और पीएनएल अकाउंट में जाकर हम एडजस्ट करते हैं, सैलरी में जोड़ते हैं। तो मतलब बी और सी विल बी द राइट आंसर। बी और सी विल बी द राइट आंसर। सर 5 ही एमसीक्यू हमसे पूछे गए थे, पांचों एमसीक्यू हमने कवर कर लिया, बट अब कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यू भी है, नीचे दे रखे हैं, वो भी हम एक बार कवर कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एमसीक्यू के तौर पे आपको देखा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं मानता हूं इनको, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट रखते हैं और आपसे पूछा जा सकता है।
कहता है फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल गिवन है, कैरिज इनवर्ड गिवन है, कैरिज आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न इनवर्ड गिवन है। कहता है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का। बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। सर आप क्लोजिंग स्टॉक आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाना है। आइए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरिज इनवर्ड तो आएगा, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव पीनल अकाउंट में आता है। रिटर्न इनवर्ड आएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, वहां से आपको जल्दी आ जाएगा। और वहां से हम निकाल लेंगे सर अपना प्रॉफिट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा 2,13,000 रुपये का। टू ओपनिंग स्टॉक 2,13,000 रुपये। परचेज आएगा 16,55,000 रुपये। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपने बेचा होगा वो आपका रिटर्न आया है, सेल रिटर्न होता है इसका मतलब। यहां लिखोगे सेल, माइनस करेंगे रिटर्न। सेल आपको दे रखी है सर 21,32,000, रिटर्न दे रखा है 38,000। 21,32,000 रिटर्न दे रखा है 38,000। इसके बाद आपको कैरिज आउटवर्ड दे रखा है जो कि नहीं आएगा क्योंकि ये आउटवर्ड है, ये एक बनने के बाद का खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। कैरिज इनवर्ड आएगा, लाने का खर्चा। टू कैरिज इनवर्ड 32,500। क्या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है। ओके, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, पर मुझे फिर चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा है वो 25% कॉस्ट का दे रखा है। ठीक है, 25% कॉस्ट का दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉफिट सेल का निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर लिख लो 21,32,000 माइनस 38,000, ये आ जाएगा सर 20,94,000, 20,94,000। आपको पता है जो कॉस्ट है उसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा, ये पता है ना आपको। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। अब जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट, जो प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट का, तो कॉस्ट को जिसका होता है उसको 100 मानेंगे। कॉस्ट मेरी 100 के बराबर है, 25 रुपये प्रॉफिट है, तो सेल मेरी 125 के बराबर हो गई, तो ये 125 के बराबर है। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, जो सेल है 20,94,000 वो 125 के बराबर है, तो 125 से डिवाइड कर दिया, एक के बराबर आ गया, और 25 से मल्टीप्लाई करा तो 25 के बराबर आ गया प्रॉफिट। ये आ गया प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एक 4,18,800। अब इसको सॉल्व कर लो और बैलेंस फिगर से निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक, खत्म हो गया सर आपका आंसर। 2,13,000, 16,55,000, 32,500, 4,18,800 माइनस 20,94,000। भैया ये आ गया 2,25,300। 2,25,300, दिस विल बी योर आंसर, सी आंसर आपका। दे रखा आंसर पहले का सी। ठीक है जी, तो दिक्कत। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 6,25,000 रुपए का। हैड बीन सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो हो रहा है 6,25,000 रुपए। और आपको निकालना है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना के दिखा दो। और सॉरी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें होता कुछ इस तरीके से है, इसका मैंने फॉर्मेट भी आपको क्लास में डिस्कस करवाया था। सबसे पहले होता है यहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड, वो सब्सक्रिप्शन जो कमा लिया पर मिला नहीं, मेरे लिए एसेट है। ठीक है, ओपनिंग यहाँ आएगा, एंड यहाँ आएगा। ये सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिल गया वो मेरी लाइबिलिटी है, बाय एडवांस बिगिनिंग टू एडवांस एंड। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपका आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो कि बैलेंस फिगर से निकालूंगा। और यहाँ पर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपका 6,25,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है,
ये लो 6,25,000 का सब्सक्रिप्शन। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट में पुट कर देना, बैलेंस फिगर से निकाल देना, सीधा निकल आए। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया था क्लास के अंदर। अगर आपने मेरे से क्लास ली है तो कहीं और से ली है तब भी सर ने कराया होगा या मैम ने कराया होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, एट द एंड दे रखा है दोनों, 55,000 और 72,000। बहुत सिंपल हो जाता है जब आप ये बनाते हो, क्या बनाते हो, अकाउंट बनाते हैं। देखो 2 मिनट में निकल जाएगा। और एडवांस आ जाएगा 31,000 बिगिनिंग में, एंड में 37,000। तो यहाँ पर 31,000 आ जाएगा और यहाँ पर 37,000 आ जाएगा। अब आप टोटल करके बैलेंस शीट से निकाल लो, खत्म हो गया। कुछ भी नहीं करना था। फॉर्मेटिंग अगर आपको आती है, 55,000, 6,25,000 और 37,000, ये आ जाएगा सर 7,17,000 माइनस 72,000 माइनस 31,000, तो यहाँ पर आएगा 6,14,000। तो हेयर इज योर आंसर 6,14,000। आपका आंसर सी है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होती, कोई चीज होती, तो फिर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सोचने को कहता कि थोड़ा बनाओ या फिर वैसे स्टेटमेंट वाइज कर लो। और ये तो सिंपल सिंपल था, सीधा सीधा हो गया। कहता है ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 70,000 और क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 90,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई जब मैं घर से निकला था तो मेरी जेब में 70,000 पड़े थे, और जब मैं घर जा रहा था मेरी जेब में 90,000 पड़े थे। तो भैया सीधा सीधा 20,000 का प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं तब आता है। भाई एक आप समझो, मैं सुबह सुबह, मेरा एक बिजनेस है, मैं सुबह सुबह अपनी जेब में घर से लेकर निकला था 70,000 रुपये, और मैंने पूरे दिन भर काम किया और घर आया तो मेरी जेब में 90,000 पड़े थे। तो 70 तो मैं जेल निकल निकला था, वो वाला हटा दो। तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया आज पूरे दिन में? 20,000 रुपये कमाया ना। ए विल बी द राइट, 20,000 रुपये। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 250 मेंबर है। अब उन 250 मेंबर को सालाना 5,000 रुपये देना है हर एक मेंबर को। तो मेरे लिए टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 250 मेंबर 5,000 के हिसाब से मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना अमाउंट आएगा। वो इनकम जो रिसीव्ड हो गया वो नहीं, वो इनकम जो कमा ली, अब आए या ना आए। 250 मेंबर मेरे पास है, हर एक मेंबर 5,000 रुपये देता है। मेरी सालाना इनकम कितनी हो जाएगी? 250 मल्टीप्लाई बाई 5,000, दैट इज कॉल्ड 12,50,000 रुपये। ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, 12,50,000 रुपये। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21-22, 11,25,000 रुपये का, विच इंक्लूड 65,000 रुपये एंड 25,000 रुपये फॉर 2020-21 और 22-23। एंड अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 21-22 के अंदर? देखो 11,25,000 रुपये का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, 11,25,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, जिसमें से 65,000 रुपये और 25,000 रुपये पिछले साल और अगले साल को बिलोंग कर रहा है, वो तो हटा दो। तो 65,000 रुपये पिछले साल का बिलोंग कर रहा, वो हटा दिया। 25,000 रुपये अगले साल का बिलोंग कर रहा, वो हटा दिया। अब मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन बचा कितना बचा? 11,25,000 माइनस 65,000 और माइनस 25,000। मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन बचा है वो 10,35,000 रुपये मुझे बचा, जो करंट ईयर मुझे रिसीव्ड हुआ है। टोटल मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था 11,25,000 का, पिछले साल और अगले साल का मैंने हटा दिया। तो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन आना था उसमें से 10,35,000 रुपये आया। आना कितना था? 12,50,000 रुपये। 12,50,000 में से 10,35,000 आ गया, 2,15,000 रुपये अभी भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। 2,15,000 रुपये। समझ में आया नहीं आया? पहले देखो आना कितना था, हमारा आना था 12,50,000 रुपये, जिसमें से हमारे को इतना रिसीव्ड हुआ, पर इसमें से पिछले साल और अगले साल वाला भी था, उसको हटा दिया। तो करंट ईयर में जो रिसीव्ड हुआ वो आ गया। अब इसमें से हटा दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, एक एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 1,25,000 रुपये का, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 10,000 रुपये का, जो कि लेस देन है ओपनिंग इन्वेंट्री से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री से कम है। अब आपके पास एक एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, मुझे बताओ एवरेज इन्वेंट्री आप निकालते कैसे हो? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 1,25,000, क्लोजिंग भी दे रखा है 1,25,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 10,000 कम होगा ओपनिंग से। अगर ओपनिंग मेरा x है तो क्लोजिंग x माइनस 10,000 होगा। ऑब्वियस है। x की वैल्यू अगर मान लो आती है 50,000 तो क्लोजिंग होगा 40,000। 50,000 में से 40 माइनस कर, तो अब मुझे पता तो है नहीं, तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लिया, और जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगा उससे 10,000 कम होगा। मतलब अगर ये मेरा 50 है तो ये 40 होगा, तो मुझे x में से 10,000 माइनस करने होंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 को उधर भेज दिया, तो 1,25,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2.5 लाख रुपये आ गया, 2,50,000।
यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस 10,000 बच गया, ये 10,000 चले गया तो ये 2,60,000 हो गया, और इधर 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,30,000 रुपये। तो अगर x की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक मेरा 1,30,000 रुपये है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 1,20,000 रुपये होगा, 10,000 रुपये कम होगा। तो क्या पूछा था, व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक, 1,20,000, डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला, ये तो क्लास के अंदर डिस्कस कर ही लिया था हमने। तो इस तरीके से हमारा अब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अभी हम बात करें तो चैप्टर हमारे पास कितने कंप्लीट कर लिया मैंने, आ जाओ दोबारा ऊपर। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि पहले हम मॉड्यूल को कवर करेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा मॉड्यूल रहेगा। उसके बाद हम एमसीक्यू बैंक की तरफ जाएंगे, पर पहले मॉड्यूल तो कवर कर लो। मॉड्यूल कवर करने से एक बार एक अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप के हर चैप्टर के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमने भी कंप्लीट कर दिया भाई, जितने भी आप 5 है 10 है जितने भी मैंने करवा दिया आपको। अब मैं आपको पार्टनरशिप करवा रहा हूँ, ठीक है जी, पार्टनरशिप करवा रहा हूँ। फिर देखते हैं टाइम मिलेगा तो फिर आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले पार्टनरशिप क्या जाते हैं, देखना पड़ेगा ना, पार्टनरशिप में लास्ट में दे रखे होंगे आई थिंक। और पार्टनरशिप मैंने पूरी पार्टनरशिप पढ़ा रखी है सर यूट्यूब के अंदर, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप सारी करवा दी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आप ये क्लासेस सीरियस होकर देखते हैं बस, और इसी क्लासेस के अंदर जो भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर नहीं आने वाला पेपर के अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। एक तो पार्टनरशिप बहुत बड़ी है सर, और आना इससे एक क्वेश्चन है बस। ये लो, इसमें आपको 4 एमसीक्यू पार्टनरशिप में दे रखे हैं, और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। जल्दी से एक बार फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से एक बार फटाफट इसको कर लेते हैं। 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और 4 एमसीक्यू कोर पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा है सर, ये बच्चे को जानते हैं। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, उसके बाद पुराने पार्टनर अपने कुछ शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये होता है जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। अब जब नया कोई पार्टनर पुराना रिटायर होता है, तो फिर उस पार्टनर का जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो बाकी पार्टनर में बढ़ जाता है, उसको गेनिंग रेशियो कहा जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ता है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल बी द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के केस के अंदर। सर पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, 2 पार्टनर का मिलना जरूरी है, बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन भी इसमें एसोसिएट हो सकते हैं, बट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में आपस में पार्टनरशिप बिजनेस खोलो चलेगा। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। जनरली सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कंसर्न विद द सिचुएशन ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब हम कंसीडर करते हैं जब नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है, और गेनिंग रेशियो तब होता है जब पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेनली प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। के टाइम पर हम क्या करते हैं, अपनी सारी एसेट्स बेचकर सारी लायबिलिटी को पे करते हैं, और इसके लिए हमें जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में मेंटेन करने होते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी द मेन अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, राइट। खत्म हो गया जी टॉपिक, सिंपल एंड सरल टॉपिक था एकदम। ये है कुछ ऐसे टॉपिक जिनके पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, और मुझे लगता है कि अब ना इसमें ज्यादा एमसीक्यू बचे नहीं है, मॉड्यूल के अंदर बहुत रेयर एमसीक्यू दे रखे हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं इसके फिलअप ट्रू फॉल्स भी बाद में करा दूंगा, पर पहले प्रायोरिटी मैंने एमसीक्यू को रखा हुआ है। तो पहले मैं मॉड्यूल के एमसीक्यू जितने भी मुझे मिलते हैं सारे कवर करा दिए, क्वेश्चन बैंक कवर कर दिए। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो फिर से मॉड्यूल के जितने भी ट्रू फॉल्स फिलअप वाले पार्ट है वो भी कवर करा दूंगा।
बट मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं कर रहा, मेरी कमिटमेंट सिर्फ एमसीक्यू बैंक तक है। समय मिला, पेपर तक अगर मेरा ये पहले हो पाया तो मैं उसको भी करा दूंगा सर। मेरा काम पढ़ाना है जितना, क्योंकि मेरे पे सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करना है। अब एक सब्जेक्ट पढ़ा के तो पास नहीं होंगे आप, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाना है, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाना है, मुझे लॉ भी पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे कंसिडर करवानी है। X, Y are the partner with the capital of 50,000, 30,000 respectively. Interest payable on a capital is 10% per annum. If the profit earned by the firm is 4800, what will the interest on capital for X और Y? X और Y का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि X और Y दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 50,000 और 30,000 रुपए। X ने पैसे लगाए 50,000 रुपए, Y ने पैसे लगाए 30,000 रुपए। ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल, कैपिटल पे हम 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इसका? अगर हम 50,000 का 10% निकालें तो 5,000 पे इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000 का 10%, 3,000 पे इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो 4800 रुपये है, तो इंटरेस्ट एक्स को कितना देंगे? वाई का। अब देखा, फर्म ने तो 4800 रुपये ही कमाया और पैसा चाहिए 8,000 पे इंटरेस्ट देने के लिए। भाई अगर एक्स और वाई दो पार्टनर है और दोनों का इंटरेस्ट बनना है, एक का 5,000 एक का 3,000, तो 8,000 पे टोटल मुझे प्रॉफिट चाहिए, तभी तो मैं 5,000 3,000 बांटूंगा। अब प्रॉफिट 4800 ही हो पाया है, और वो प्रॉफिट इतना रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं पूरा इंटरेस्ट पे कर पाऊँ। और ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि जब इंटरेस्ट पे करना ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है, तो हम इंटरेस्ट के रेशियो पर जितना भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इक्वली नहीं बांटेंगे। भाई इंटरेस्ट थोड़ी इक्वल है, 4800 रुपये है तो 5 हिस्सा इसका है, 3 हिस्सा इसका है, तो इस हिसाब से 4800 को बांट दो। अगर 8,000 होता तब भी 5:3 की रेशियो में बढ़ता, कम है प्रॉफिट तब भी। तो जब भी प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना हो, तो इंटरेस्ट की रेशियो लेकर दोनों बांट दो, जिससे झगड़ा नहीं होगा दोनों को। अगर इक्वली बांट दूंगा तो 5 वाला वाला कहेगा भाई मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, तो इक्वली क्यों बटाई प्रॉफिट? तो क्या होगा, इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा एक्स को? 4800 रुपये प्रॉफिट है, 8 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5, और वाई का हिस्से का इंटरेस्ट क्या होगा? 4800 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 4800 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,000, 4800 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 1800। 3,000 और 1800 रुपये होगा जी एक्स का इंटरेस्ट। बी विल बी द राइट आंसर। बी आपका आंसर सही है इसके अंदर। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ। लो जी, बी आपका सही आंसर। एक्स और वाई वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहा है। जेड एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 रेशियो के लिए, तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कितना ही सिंपल है सर, याद करो हम कैसे करते थे इसको। सबसे पहले जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर, उसकी रेशियो क्या है? 1/5 के हिस्से में। तो हम क्या करते थे, इसका टोटल रिमेनिंग शेयर जो होगा, रिमेनिंग एक्स एंड वाई का होगा, वो 1, अगर टोटल हिस्सा, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग 1 है, तो उसमें से 1/5 हम हटा देते थे, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 होगा एक्स और वाई का। अगर 100%, 100 मतलब 100% शेयर पूरी कंपनी का, जिसमें 1/5 पार्टनर का है वो हमने हटा दिया, तो बाकी जो रिमेनिंग बचा 4/5 वो एक्स और वाई का होगा। अब एक्स और वाई का नया शेयर कैसे निकालेंगे? तो न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो कितनी है? 2/3/5 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो इसका मतलब 4/5 का, 4/5 में से 3/5 हिस्सा किसका है? एक्स का, और 4/5 में से 2/5 किसका है? वाई का है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए ये 4/5 जो है वो अमाउंट है, तो अगर मैं मान लो 4/5 एक अमाउंट होता, तो इसमें एक्स का हिस्सा कितना था? 3:2 है, तो एक्स का हिस्सा होता 3/2, 3/5, और वही 4/5 में से वाई का हिस्सा कितना होता है? 2/5 होता है। यही तो है। तो बेसिकली 4/5 अगर एक अमाउंट होता तो मैं 3:2 की रेशियो में बांट रहा हूँ, बस ये आ गया। 4 मल्टीप्लाई 4 थी 4 तिया 12, 5 5 25, 4 दूनी 8, 5 5 25, और जेड का हिस्सा क्या है? 1/5, तो नीचे का बेस सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 5/25। तो अब जो न्यू रेशियो बन गई वो है 12, 8 और 5, 12, 8, 5। ए विल बी द राइट आंसर।
बी और डी दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3/2 है, 3:2। इन्होंने के को एडमिट करा 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ, फॉर्म ऑफ विच सी टेक 2/3 फ्रॉम बी एंड 1/3 फ्रॉम डी। अब इसने बता दिया कि मैं बी से इतना लूंगा और डी से इतना लूंगा, बी से इतना लूंगा, डी से इतना लूंगा, इसने कह दिया। मतलब बी डी और कौन पार्टनर है? के। भाई के जो है वो 1/5 हिस्से के साथ आया, के जो है वो 1/6 हिस्से के साथ आया, और ये 1/6 हिस्से में से 2/3 लेगा बी से और 1/3 लेगा डी से। तो बी के शेयर में 1/6 में से कितना लेगा? 2/3, और डी के 1/6 में से कितना लेगा? 1/3, 1/3 है, 1/3 डी से लेगा, 2/3 बी से लेगा। कितना आया भाई? 2 × 1 = 2, 6 × 18, 1 × 1 = 1, 6 × 18। नाउ अब बी के पास क्या बच गया? बी के पास पहले था 3/5, जिसमें से 2/18 उसने दे दिया। 3/5 था जिसमें से 2/18 उसने दे दिया। एल्शियम ले लो भाई। बी ने अपने शेयर का कितना हिस्सा के को दिया है? 2/18, और डी ने अपने शेयर में से कितना दिया है? 1/18। तो बी के शेयर में से 2/18 जो के को दे दिया वो हटा दो, बाकी बी का बच जाएगा। ऐसे डी का निकालो और के का तो आ ही गया 1/6 है ही। एलसीएम कितना आएगा भैया? 18 को मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 5 से 90, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54, और 5 को से करो, ये आ गया 44/90। अब डी का हिस्सा, डी के पास था 2/5 हिस्सा, इसने 1/18 हिस्सा दे दिया, वही 90। 18 दूनी 36 माइनस 5, 31/90 आ गया। अब जो के का हिस्सा है वो 1/6 है, और नीचे अगर 90 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 15 से। तो 15 से ऊपर 15 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 15/90 हो गया। अब नया रेशियो जो आया वो आपके सामने है, 44:31:15, ठीक है ना? 31:15, ये है न्यू रेशियो। ये रहा 44, 31 और 15, नया रेशियो आ गया 44, 31, 15। ए विल बी द एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्टनरशिप। जी एंड सी एक पार्टनर है, दोनों मिलकर 9% इंटरेस्ट लेते हैं अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर। तो हमने अलाउ करा 54,000 टूवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। व्हाट विल बी द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर इफ द इंटरेस्ट ऑफ गुन्नू, जी फॉर गुन्नू कैपिटल 13,500 मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ चिन्नू कैपिटल जो सी है वो है। अब मुझे नहीं पता, इसने ये बताया कि जो गुन्नू की कैपिटल है, जी की कैपिटल है, वो 13,500 ज्यादा है चुन्नू से, मतलब सी की कैपिटल से। तो मुझे एक्स और वाई लेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जो गुन्नू है, गुन्नू की कैपिटल को एक्स मान लेता हूं, और चुन्नू भाई साहब की कैपिटल को वाई मान लेता हूं। आपको पता है दोनों की कैपिटल का 9% हिस्सा मिलाकर 54,000 रुपये आएगा, क्योंकि दोनों की कैपिटल को मिलाकर 54,000 रुपये कह रहा था वो। कह रहा 54,000 टू वन इंटरेस्ट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, पूरे 54,000 रुपये हम देंगे। तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलाएंगे 54, 9% को उठा के नीचे भेज दो। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए है दोनों के मिला के। ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई जी एक इक्वेशन। समझ में आया? पहली इक्वेशन क्या है भाई? एस की जी की कैपिटल कितनी है, वाई की कैपिटल नहीं पता, जी और सी की कैपिटल नहीं पता, तो मैंने एक्स और वाई मान लिया। अब एक्स और वाई की कैपिटल का टोटल इंटरेस्ट जो है वो 54,000 है। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, दोनों दोनों की कैपिटल मिलाओ, दोनों का 9% निकालो, वो दोनों मिलाकर 54,000 रुपये होगी। मतलब 54,000 कैपिटल है दोनों की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के लिए। 54,000 इज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों कैपिटल का बन रहा है 9% हिस्सा। मैंने वही निकाला है, एक्स और वाई की कैपिटल को जोड़ा, उसका 9% होना चाहिए 54,000 के बराबर। यहां से मुझे एक्स और वाई की टोटल कैपिटल मिल गई 6 लाख रुपए। इस तरीके से एक इक्वेशन और बनाऊं। उसने कहा था कि जो गुन्नू की कैपिटल है वो क्या है, 13,500 ज्यादा है। मतलब अगर मैं कहूं कि जो गुन्नू की कैपिटल है, जी की कैपिटल है
अगर उसमें से सी की कैपिटल माइनस कर दो तो डिफरेंस 13,500 का ही आएगा, नहीं आएगा बताओ? डिफरेंस 13,000, अरे आप समझो कि अगर मेरी कैपिटल 10,000 ज्यादा है आपकी कैपिटल से, तो मान लो अगर आपकी कैपिटल है 60,000 में, मेरी 70 है, तो 70 में 60 जाएंगे, डिफरेंस तो 10 का ही आएगा ना। जितनी ज्यादा उतने का तो डिफरेंस आएगा। तो वही कह रहा है गुन्नू की जो कैपिटल है वो ज्यादा है इसकी कैपिटल से। अब गुन्नू की कैपिटल को क्या माना हुआ है सर? एक्स। उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 9% का। और उसको माना है वाई, वाई पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 9% का। ये आ गया थे 13,500। अब दोनों में 9% बराबर है, तो मैंने 9% को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई, और ये आ गया 13,500। 9% को उठा के नीचे भेज दो, एक्स माइनस वाई 13,500 डिवाइड बाई 9%। 13,500 डिवाइड बाई 9%, 13,500 डिवाइड बाई 9%, ये आ गया 1,50,000। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1,50,000। लो बन गया। एक और इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। तो एक बार एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 6,00,000 रुपए। और एक बार एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए। अब देखो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस का वाई है, एक माइनस का वाई कट गया, यहाँ बच गया 2x, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, और ये 6 और ये 7,50,000 रुपए हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7,50,000 डिवाइड बाई 2, 3,75,000 रुपये है एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू 3,75,000 है, तो आपको पता है एक्स प्लस वाई जो है वो 6,00,000 के बराबर है। एक्स की वैल्यू अगर 3 पे दे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 6,00,000 में से 3,75,000 रुपये माइनस कर दो, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2,25,000 रुपये। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,25,000 रुपये। तो आप तो कह रहे थे कि 13,500 का फर्क है। गलत। 13,500 में इंटरेस्ट का फर्क है। जी की कैपिटल और वाई सी की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट हो रहा है उनका डिफरेंस 13,500 है, कैपिटल का डिफरेंस नहीं, इंटरेस्ट का डिफरेंस। इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करा है। एस की कैपिटल का जो इंटरेस्ट बन रहा है, वाई की कैपिटल का जो इंटरेस्ट बन रहा है, उनका डिफरेंस 13,500 रुपये। समझ में आया? तो ये आ गया 2,25,000 रुपये। तो 2,25,000 रुपये है भैया। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन के अंदर? व्हाट विल द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर? ईच पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दे रखा है 2,25,000, दूसरा तो दे ही नहीं रखा 3,75,000 रुपये। तो मैं जो दे रखा है मैं वो डालूंगा। यहाँ पर देखो ए भी है। ईच कैपिटल, कंट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग नहीं है, तो ईच कैपिटल भाई सही है। 2,25,000 रुपये है वाई का, एक्स का दे रहा है 3,25,000, तो वाई का ही दे रखा है इन्होंने, तो मैंने वाई पे टिक कर दिया, एक्स का दिया ही नहीं है। इक्वल नहीं है सर, इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल होता तो 13,500 का डिफरेंस नहीं आता कैपिटल पे, क्योंकि 9% का है ना, कैपिटल दोनों अलग अलग होगी तभी तो डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस 13,500 आया, तो इक्वल तो है ही नहीं। तो 2,25,000 रुपये वाई का है और एक्स का है 3,75,000 रुपये, ऐसे देना चाहिए था इनको, तब टिक लगाता। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म हो गया जी आपके पास ये। अब आ जाता है लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग में देखो, लीज के अंदर बात करूं तो लीज अकाउंटिंग है, ब्रांच डिपार्टमेंटल में कोई एमसीक्यू नहीं दे रखे, ट्रू फॉर फिलअप दे रखे। इंश्योरेंस क्लेम में भी कोई एमसीक्यू नहीं दे रखा, सिर्फ हायर परचेज में लास्ट में जाकर एमसीक्यू दे रखे। तो मैं आपको ये मॉड्यूल खत्म ही करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास से फिर एमसीक्यू बैंक कराऊंगा, जिसके अंदर मैक्सिमम एमसीक्यू वहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें सारे चैप्टर के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, तो मज़ा ही आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो अभी मॉड्यूल कवर कर लेते हैं। अब देखिए मॉड्यूल में जितने भी एमसीक्यू दे रखे मैं सारे करा रहा हूँ, मैंने जैसे कि आपसे कहा। फिलअप ट्रू फॉल्स के लिए समय मिलेगा तो मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सब्जेक्ट है, मुझे सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो पहले मैं सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू ही आते हैं दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ट्रू फॉल्स या फिलअप से एमसीक्यू नहीं बन सकते, बन सकते, बन सकते। पर थोड़ा मैं करा देता हूँ, थोड़ा आप कर लेंगे, ठीक है। बस अगर समय मिला तो मैं वो भी करा दूंगा, मैं इतनी गारंटी कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाना है और पढ़ाने से जितना हो पाएगा मैं उतना पढ़ा दूंगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीज अकाउंटिंग का। कहता है द पर्सन हु अंडरटेक एन एग्रीमेंट कन्वे टू द अनदर पर्सन द राइट टू यूज इन रिटर्न फॉर अ रेंट इज अ एसेट फॉर अग्रीड पीरियड ऑफ अ टाइम। भाई सबसे पहले होता क्या है, लेसर और लेसी के बारे में समझो। लेसर वो पर्सन होता है जिसकी एसेट होती है और वो किसी को दूसरे को देता है रेंट पर और बदले में रेंट लेता है। मान लीजिए मैं लेसर हूँ, तो मेरे पास कोई एसेट है, मान लो ये पैनल है, तो मैंने आपको दिया पढ़ाने के लिए, आप मान लो टीचर बन गए, तो मैंने आपको ये पढ़ाने के लिए दिया, मैंने कहा आप इसको यूज़ करो, मुझे बदले में रेंट दो। तो मैं लेसर हूँ, आप मेरी एसेट है, मैं इस पर ऑनरशिप राइट है, और आपने इसको यूज़ करा मेरी एसेट को, तो आप लेसी माने जाओगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ऐसा एग्रीमेंट जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी एसेट दूसरे पर्सन को देता है रेंट के बदले में, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? लेसर कहा जाता है। लो जी,
ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? देखिए, ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म लीज होती है। आप इसको चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, बट बिफोर एक्सपायरी कैंसिल करना होगा, फिर एक्सपायर होने के बाद तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। तो अगर मैं कहूं कि कोई सी ऐसी कौन सी लीज है जो रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कोई भी अगर आप ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग लीज एक शॉर्ट टर्म लीज होती है, छोटे पीरियड के लिए होती है, ज़्यादा लंबे पीरियड की नहीं होती है। तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोकेबल करा जा सकता है, बिफोर एक्सपायरी कैंसिल करा जा सकता है, इसलिए इसको रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है ऑपरेटिंग लीज को। विच लीज ट्रांसफर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड इंस्टेड ऑफ द ओनरशिप राइट। कहता है ऐसा कौन सा लीज है जहां पर हम ऑनरशिप राइट को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे वो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों उसके पास चले आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। दोस्तों, फाइनेंस लीज के अंदर ऑनरशिप को उस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने एक मशीन खरीदी और मैंने 10 साल के लिए आपको मशीन रेंट पर दे दी। अब ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, फाइनेंस लीज होती है, 10 साल तक आप उस एसेट को यूज करोगे, उस एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओगे, उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन सब कुछ आप करना है, रिपेयर मेंटेनेंस आपको कराना है, ठीक है जी। उस पर कोई रिवॉर्ड या बेनिफिट आपको मिलता है वो भी आपका है। तो फाइनेंस लीज ऐसी लीज होती है जहां पर हम सारे रिस्क और रिवॉर्ड ओनरशिप के साथ एसेट के साथ ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके पास ओनरशिप उसके बाद वो रिस्क और रिवॉर्ड रहेगा। इन विच टाइप्स ऑफ लीज एक्सपेंस लाइक मेंटेनेंस रिपेयर एंड टैक्स बोर्न बाय द लॉसर। ऐसा कौन सी लीज है जहां पर एक्सपेंस का अमाउंट, मेंटेनेंस का अमाउंट, रिपेयर अमाउंट, टैक्स का अमाउंट लेसर बोर्न करता है जिसकी वो एसेट होती है? ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि मैं इसके जितना भी खर्चा होगा वो मैं मेंटेन वगैरह सब मैं करूंगा, आपको सिर्फ एसेट यूज करने के दिया, आप उसमें मुझे, जैसे कि कार रेंटल कंपनी, कार रेंटल कंपनी कार रेंट पर देती है, सारा मेंटेनेंस उसका होता है, सारा खर्चा उसका होता है, सिर्फ रनिंग कॉस्ट आपकी होगी, मेंटेनेंस वगैरह सब उसका होगा, टैक्स पे लगने वाला सब उसका होगा, आपसे सिर्फ अमाउंट चार्ज किया जाएगा। कार रेंटल कंपनी ऑपरेटिंग लीज होगा सर इसका आंसर। इसमें से कौन सी लीज है जो शॉर्ट टर्म लीज है विच ऑफ्टन कैंसिल इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज? आपको पता है ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म लीज होती है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, इसीलिए इसको रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब 2 पॉइंट और है, कहता है अ लीज विच इज जनरली नॉट कैंसिलेबल। भाई ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, उसको कैंसिल किया जा सकता है लेसी द्वारा, बट फाइनेंस लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जनरली उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। आपको पूरी इकोनॉमिक लाइफ हो, जो भी एसेट की लाइफ है उसको पूरा कवर करना होगा, ऐसी लीज को फाइनेंस लीज कहा जाता है। फिर क्या कहते हैं, वन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग और फाइनेंस में एक डिफरेंस यही होता है, देयर इज ऑफ्टन ऑप्शन टू बाय ऑपरेटिंग लीज, नो देयर इज ऑप्शन कॉल ऑप्शन। ऑपरेटिंग लीज जो होता है वो जनरली कैंसिलेबल बाय लीज, कैंसिलेबल बाय लीज लेस ही होना चाहिए, लीज नहीं, कैंसिलेबल बाय लेस ही होना चाहिए। ऑपरेटिंग लीज एक ऐसा लीज है जहां पर लेसी द्वारा उसको कैंसिल किया जा सकता है, जबकि फाइनेंस लीज के अंदर ऐसा नहीं होता, फाइनेंस लीज कैंसिलेबल नहीं होती, ऑपरेटिंग लीज को कैंसिल किया जा सकता है। क्या लिखा है, फाइनल लीज जनरली कैंसिलेबल, नो, फाइनल लीज कैंसिलेबल नहीं हो सकती, ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल हो सकती है। इसका वाइस वर्सा क्या होगा, उल्टा क्या होगा, फाइनेंस लीज कैंसिलेबल नहीं हो सकती। देखो 7th का सी है। इसके बाद अगर मैं कहूं तो यहां पर इसके बाद अब ब्रांच और डिपार्टमेंट में एमसीक्यू नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ब्रांच डिपार्टमेंट के अंदर मुझे एमसीक्यू नहीं दिखे दोस्त, फिलिप्स और ट्रू फॉल्स ही है। इसके बाद हायर परचेज में है सारे एमसीक्यू एंड फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप भी चेक कर लो, मॉड्यूल तो आपके पास भी होगा, मैं अकेला हो क्या रहा है ये? ये देखो एमसीक्यू दिए ही नहीं, ट्रू फॉल्स है। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बस सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू। ये ब्रांच में नहीं है तो एमसीक्यू बैंक वाला जो होगा ना उस पर कर लेंगे। इंश्योरेंस क्लेम की बात करूं उसमें भी नहीं है, हायर परचेज में है, मैंने पहले ही चेक कर लिया हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंश्योरेंस क्लेम पीछे गया, ये देखो एक्सरसाइज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आ गया, ट्रू फॉल्स कर लेना, ट्राई कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास आ गया, बस और कुछ नहीं है। हायर परचेज में 4 एमसीक्यू दे रखे हैं, वो कर लेते हैं।
देखो पेज ज़्यादा है इस वजह से हैंग हो रहा है। करीब 600 594 पेज पर है हम, 594 पेज पर। ये रहा सर, हायर परचेज के एमसीक्यू है, मैं वो कर लेता हूँ। लगभग 3 एमसीक्यू आपको दे रखे हैं हायर परचेज के अंदर, बड़ा सिंपल सिंपल सा है। पहला एमसीक्यू कह रहा है इन अ हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा। लेट्स सपोज कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैश प्राइस है जो आपको पे करना है, 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग जो आपको पे करना है। पहले साल में आपने 40,000 रुपये पे कर दिया। अब जो हायर परचेज के अंदर इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो बाकी रिमेनिंग 60,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, जितना बच गया है उतने पे इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है जी। अगर हायर परचेज प्राइस ज्यादा है कैश प्राइस से, आपको पता है हायर परचेज जो होता है वो दो चीज से मिलता जुलता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो हायर परचेज और कैश प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा। हायर परचेज कैश प्राइस का, लेट्स सपोज कि हायर परचेज प्राइस है आपके पास 1 लाख रुपए का, 1,20,000 का, कैश प्राइस है 1 लाख, तो 20,000 पे आपका इंटरेस्ट होगा। इसके बाद कहता है हायर परचेज सिस्टम में कैश प्राइस और इंटरेस्ट, कैश प्लस इंटरेस्ट क्या मिलता है, हायर परचेज प्राइस। सिंपल, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर क्या होगा, हायर परचेज। अरे यार ऐसे एमसीक्यू आगे तो नहीं करोगे क्या आप? सर ऐसे एमसीक्यू आगे ना 30 में से 30 लेकर आऊंगा मैं, 30 में से 30। ये लो 2 एमसीक्यू ये है, इसको भी जल्दी से फटाफट कर लो और आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बजाएगा, वो भी अभी कराऊंगा। खत्म करते हैं ना मॉड्यूल, कल से हम दूसरा कर लेंगे। ठीक है। कहता है शिवा ने परचेज करा एक लैपटॉप हायर परचेज सिस्टम में। एज पर द टर्म ही रिक्वायर्ड टू पे 7500 एज अ डाउन पेमेंट। 10,000 रुपये पे करने हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और 7500 पे करने हैं एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 12,500 थर्ड ईयर के एंड में पे करने हैं। इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे 12% पर एनम में। इंटरेस्ट पेबल विद द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर कितनी होगी? सेकंड ईयर में जो आपने पे करा है इस 12,500 में, इसमें कितना ब्याज जुड़ा हुआ है ये निकालना है आपको, कितना ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, लो जी फटाफट करते हैं एक बार जल्दी से। डाउन पेमेंट आपके पास कितनी है? 7500 रुपये, और एक लैपटॉप खरीदा है। डाउन पेमेंट है 7500। ठीक है, इस पे तो जीरो इंटरेस्ट होगा क्योंकि डाउन पेमेंट का भी इंटरेस्ट नहीं होता। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे वो है आपके पास 10,000 रुपये। ये एंड में आपने पे करा है, पहले साल के एंड में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे वो 7500 आई थिंक है ना, 12,500 है। 12,500 वो आपके पास आती है, ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर है। और थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे वो है सर आपके पास, थर्ड ईयर में 12,500 है यार, 7500 है सेकेंड ईयर में, उल्टा कर दिया मैंने। 7500 है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है 12,500 एंड ऑफ थर्ड ईयर। सबसे पहले आप क्या करो, कैश प्राइस फाइंड आउट करो, फाइंडिंग कैश प्राइस। आपको लीज के तरीके से बता दो एक और आसान तरीके, क्योंकि आपने लीज अकाउंटिंग पढ़ लिया है। तो अगर लीज के तरीके से आप फाइंड आउट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे? जैसे लीज अकाउंटिंग में हमने सीखा था फ्यूचर डिस्काउंटिंग प्राइस। जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करते हैं, जैसे ये 0 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में है, ये सेकेंड ईयर के एंड में, ये थर्ड ईयर के एंड में। ठीक है, 12% का रेट है यहाँ पर। तो पहले साल में क्या होगा, पहले साल में यहाँ पर 12% का रेट, दूसरे साल में 12% का रेट, तीसरे साल में 12% का रेट। अब आप क्या करोगे, आपको सबको यहाँ पर क्या लेकर आना है, कैश प्राइस लेकर आना है। क्या लेकर आना है दोस्त, कैश प्राइस लेकर आना है। और ये सारे मिलाकर जोड़ देंगे तो हायर परचेज प्राइस हो जाएगा। कैश प्राइस निकाले माइनस करेंगे इंटरेस्ट आ जाएगा। सबको यहाँ पर कंसिडर कर दे तो ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 7500 है, इसका कोई प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट में ही है, 7500 तो प्रेजेंट में ही है, 7500। यहाँ पर है सर 10,000, ये 1 साल पहले की वैल्यू क्या होगी, 7500, ये 2 साल पहले की वैल्यू क्या होगी, और 12,500 3 साल पहले की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा इजी मैथड है ये वाला। अब ये 10,000 है, इसमें 1 साल पहले की वैल्यू कैसे होगी, इसमें 1 साल पहले की वैल्यू होगी 1 + 12%
पावर 1। पावर 1 का मतलब 1 साल पहले की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। लीज अकाउंटिंग याद है या नहीं याद है? फिर आ जाएगा 7500। इसमें 1 साल पहले की वैल्यू क्या होगी? 12% डिवाइडेड बाय पावर 2। और जब आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है तो आपको डिवाइड करना होगा, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लीज अकाउंटिंग में बहुत प्यार से समझाया था आपको मैंने ये बात। 12,500 प्रेजेंट में लेकर आना है तो 1 + 12% डिवाइडेड बाय 3। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की दीजिए कितनी? 75। तो 7500 यहाँ 10,000 डिवाइड बाय 1.12। 7500 देखो, एमसीक्यू है तो ऐसे कराओ, ना तो हायर परचेज मेथड से करवाता। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। पावर 2 है और 1.12 की पावर 3 हो जाएगा। ये 7500 है। 10,000 को अगर डिवाइड करेंगे 1.12 से, ये आ जाएगा सर 8928.57। 1.12 को मल्टीप्लाई कर लो 1.2544। 7500 को डिवाइड करो 1.2544, यह आ जाएगा 5978.95। 1.12 को 1.4049, 12,500 का डिवाइड 1.4049, यह आ जाएगा 8897.43। 7500 8928.57 595978.95 प्लस 8897.43, यह आ जाएगा सर 31,304.95। ये आपके पास कैश प्राइस आ गया। इसमें मैंने सारे इंटरेस्ट हटा दिया। ये आपके पास कैश प्राइस आ गया, इंटरेस्ट सारा हटा दिया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में लाने का मतलब जो ब्याज इसके अंदर जुड़ा था 10,000 7500 इसके अंदर, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आया। देखो ये रही ना प्रेजेंट वैल्यू दोनों सबकी, ये रही प्रेजेंट वैल्यू। 5978.95 प्रेजेंट वैल्यू है, 7,500 है। सेकंड ईयर का ये 7,500 माइनस 5978.95। एक मिनट, इसको नहीं कर सकता मैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस भी निकालना होगा। सेकंड में लिखा लेंगे आप आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आफ्टर फर्स्ट इनरोल, क्योंकि मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले इंस्टॉलमेंट के बाद कितना प्राइस आपका आउटस्टैंडिंग था, उस पर 12% निकाल लूंगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या था, जो सेकंड ईयर की शुरुआत में होगा, उसमें पूरे साल का ब्याज लग जाएगा 12%। तो मुझे पता चल जाएगा कि सेकंड ईयर के शुरुआत में मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या था, उसमें मैं डायरेक्टली 12% निकालूंगा, मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा सेकंड ईयर का। ये ऐसे कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए करना कैसे है सर। कैश प्राइस आपके पास कितना है? 31,304.95, 305 कर देता हूँ ना अप्रोक्सीमेटली। 31,305 रुपीज आपका कैश प्राइस। इसमें सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट माइनस करी होगी, राइट? डाउन पेमेंट 7,500 रुपये की डाउन पेमेंट करी। अब आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बच गया शुरुआत के साल के शुरू में, फर्स्ट ईयर के एंड में। तो 31,305 में से 7,500 गए तो 23,805 रुपये आपका है। अब इसमें क्या लगाओगे? इंटरेस्ट लगाओगे। इंटरेस्ट लगाओगे @12% का, 12% का इंटरेस्ट लगाया, 23,000 में 12% का इंटरेस्ट आया 2857 अप्रोक्सीमेटली। जोड़ने के बाद कितना आया? 26,662, ये आ गया। अब ये आ गया आपके पास बैलेंस जो फर्स्ट ईयर के एंड में। अब आपने यहाँ पर क्या करा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी 10,000 रुपये की। अच्छा, वो 10,000 रुपये के अंदर इस बात का ध्यान रखना, उस 10,000 रुपये के अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जो इसके अंदर, ये ना इंटरेस्ट इसके अंदर जुड़ा हुआ है। माइनस करा, पेमेंट आपके पास आ गया 16,662। ये सेकंड ईयर के आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है सेकंड ईयर के शुरुआत में। बस इसका 12% निकालो, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। 16,662 का 12% आ जाएगा 1999.44। तो 199 ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आया यहाँ? तो ये मैंने इसलिए शॉर्टकट ट्रिक ले ली वाली, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको लीज अकाउंटिंग वाले मेथड से कर ले, जल्दी हो गया। सर पेपर में जितना जल्दी टाइम बचे उतना ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। आरती लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है हायर परचेज सिस्टम में, कैश प्राइस आपको दे रखा है 5 लाख रुपए।
टू बी पेड 78,700 कैश डाउन पेमेंट है और बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 2-2 लाख रुपए की। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज 20% पर एनम देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। वही सेम कहानी है, इस बार बस कैश प्राइस दे दिया, अच्छी बात होगी। कैश प्राइस आपको 5 लाख रुपए का दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने डाउन पेमेंट माइनस कर दो, जैसे भी मैंने आपको कराया था ना, डाउन पेमेंट माइनस कर दो। कितनी डाउन पेमेंट है 5 लाख के? 78,800, 78,700 है शायद, है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 लाख में से 78,700 है, क्या आ गया? 42,000, 4,21,300, ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ गया। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट जोड़ोगे एट द रेट 20% का, जैसा भी कराया था। 20% का इंटरेस्ट जोड़ने पे आया 84,260। अब ये आपके पास है 4,21,300, ये आ गया जी 5,05,560 रुपये। अब आपने क्या करा? हर साल आप 2-2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करते हो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 2-2 लाख की। तो पहले आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, तो 2 लाख रुपए की आपने पहले इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अब आपके पास आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या बच जाएगा सेकेंड ईयर में? ये बच जाएगा 3,05,560। बस इसका अब निकाल लो 20% आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तीन लाख 5,560 मल्टीप्लाई बाय 20%, यह आ गया सर 61,112। खत्म। ठीक है जी, खत्म हो गया चैप्टर। एंड द फाइनल वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ नहीं बचा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लास्ट में आ जाओ। उसमें भी 2-3 टॉपिक ही दे रखे हैं, देखो लास्ट में आने के बाद एमसीक्यू दे रखे हैं। न्यूमेरिकल तो भाई अब मैंने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे आपसे, मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू दे रखे हैं आपको। ये लो जी, खत्म हो जाएगा आज हमारा ये मॉड्यूल। नेक्स्ट क्लास से हम एमसीक्यू बैंक करेंगे, ठीक है ना? बस डाउनलोड करने का ना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। अब देखना कितने ही हलवे क्वेश्चन है, सारी इतने आसान क्वेश्चन आपको दे दिए यहाँ पर एमसीक्यू में, एएस के एमसीक्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कवर करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उनको डील करना, उनको बनाना, उनमें रिवीजन करना आईसीएआई का काम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा काम है। सर आपकी अपनी अपनी वो है भाई। गैप का क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज आर इशूड बाय डैश ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देखिए होता क्या है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो एंटिटी कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, जैसे स्मॉल और माइक्रो, जैसे मीडियम साइज की एंटिटी है, उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाए गए। तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? आईसीएआई। आईसीएआई के अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है जो इनको ड्राफ्ट करता है, रिव्यू करता है, रिवाइज करता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो आर इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई के अंदर एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन मान लो, या एक डिपार्टमेंट मान लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, जो ड्राफ्ट बनाने का काम, रिव्यू काम वो सारा करता है। आईसीएआई के बहुत सारे काम है ना, बच्चों के एग्जाम लेना, सब कुछ। तो इसी तरीके से एक जैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता है द IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इशूड अ सर्कुलर अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब ये 34 सेक्शन, ये आपको मेरे को इसलिए पता चल गया सेक्शन 34 क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2 के अंदर है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी पढ़ते हो, वहां पढ़ाया गया बच्चों को। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हर कंपनी के लिए फॉलो करना पड़ता है, पर इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा, जिसको हम IRDA कहते हैं, उन्होंने एक सर्कुलर इशू करा सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938। और वो सर्कुलर आपको बताया विच मैंडेट, वो सर्कुलर आपको बताता है विच मैंडेट्स इंश्योर टू कंप्लाई विथ इंड AS एंड इंप्लीमेंट रोड मैप इशूड बाय द MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इंश्योरेंस कंपनी को इंड AS फॉलो करना का ऑर्डर इरदा द्वारा सेक्शन 34 इंश्योरेंस एक्ट 1938 को इशू किया गया। बेसिकली ये कहने का पर्पज ये है कि इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 34 हमें ये बताता है कि इरदा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको इंड AS फॉलो करना पड़ेगा,
जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है और एमसीए द्वारा जो रिलीज करे जाएगी। ठीक है सर, सेक्शन 34 में ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो ये दोनों सेम ही है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैं, एक ही दे दिए, गड़बड़ हो गई सर। ये दोनों एक ही है, पर यहाँ फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, वहाँ फाइनेंशियल की बात हो रही है। बेसिकली जो फुल फॉर्म होती है वो उसमें फाइनेंशियल्स नहीं लिखा हुआ, फाइनेंशियल लिखा हुआ है। बी विल बी द राइट आंसर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एस नहीं है पीछे फाइनेंशियल्स में। ठीक है जी। तो बेसिकली आईएफआरएस होता क्या है? ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, जो ओवरऑल हर कंट्री फॉलो करती है यूनिफॉर्मली। जिसमें हम दूसरी कंट्री के अंदर जाए तो आईएफआरएस जिसने पढ़े होते हैं वो दूसरी कंट्री का अकाउंटिंग भी समझ लेता है। तो बेसिकली ये पॉइंट है, बस इतना ही था, इसमें कुछ है नहीं। बाकी मॉड्यूल तो हमने 2 क्लास के अंदर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एमसीक्यू बैंक इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से डाउनलोड करके। आज के लिए इतना ही। होपफुल आपको मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू एक बार हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाओ, बताओ उनको, यहाँ से आप कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।